हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश यादव आपका ओएसपी एंड द सक्सेस जोन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आपका सॉलिड स्टेट में 3 वीडियो हो गया है, ये आपका चौथा वीडियो है। चौथा वीडियो आपका बेस्ड है संकुलन क्षमता पर, पैकिंग इफिशियंसी पर। किस पे? संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। ये होता क्या है, निकाला किसका जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये फार्मूला है, फार्मूले पे थोड़ी देर बात करें। ये पैकिंग इफिशियंसी होता क्या है, ध्यान से समझे आप लोग। ये मान लीजिए इकाई सेल है। इस इकाई सेल में अगर अवयवी कण रखे हैं कोने पर या कहीं पूरे जगह जहां जहां जालक विद्युत का होता है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ होता है इकाई सेल में, आप लोग जानते होंगे। कोने पर, हर एक फलक के केंद्र पर, घन के केंद्र पर, भुजा के केंद्र पर। तो जिसका पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता का मतलब होता है किसी क्रिस्टलीय जालक में, किसी क्रिस्टलीय जालक में संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत भाग जो अवयवी कणों द्वारा संपूर्णित होता है, उसे क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। अथवा आप कह सकते हैं किसी क्रिस्टल जालक में प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन तथा प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन और इकाई सेल के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, किसी भी इकाई सेल या क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहते हैं। 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट बन जाएगा। संकुलन क्षमता की वैल्यू जो भी आएगी, मान लो 50 आएगी तो 50%। ये 50% का मतलब क्या हुआ, जो आपका क्रिस्टल जालक है उसमें अवयवी कण द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा, 50%। ठीक, चलो अब इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें आपको हमको मान के चलनी है। ये कि जो अवयवी कण होंगे वो आकार में गोलाकार होंगे। सब आकार में कैसे होंगे, गोलाकार। और जो गोला होगी उसकी त्रिज्या हम लोग स्मॉल आर मानेंगे। ठीक है, आप देखते हैं फार्मूला को एक बार फिर से देख लेते हैं। संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन इकाई सेल का आयतन गुणे 100। अच्छा, गोले का आयतन क्या होता है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7। आर क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या हो जाएगी। हम रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ठीक, अच्छा ये इकाई सेल, इकाई सेल अभी हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार का, ये घन है। तो घन का आयतन क्या होता है हम लोग जानते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। कितना, भुजा क्यूब। ठीक, 2 सूत्र हमको याद हो गया होगा, या आप लोग पहले से जानते होंगे। गोले द्वारा घेरा गया आयतन अगर इसका निकालना मतलब गोले का आयतन तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इकाई सेल का आयतन मतलब एक इकाई सेल मतलब घन, घन का आयतन कैसा होगा, भुजा की। कोई दिक्कत, ठीक। तो आप लोग संकुलन क्षमता की डिफिनेशन फिर से एक बार सुन ले। किसी क्रिस्टल जालक के संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत भाग जो उसके अवयवी कणों द्वारा संपूरित होता हो, संकुलन क्षमता कहलाता है। अथवा कह सकते हैं किसी क्रिस्टल जालक में प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन और इकाई सेल का आयतन का अनुपात उस क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहलाता है। कोई दिक्कत, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग परसेंटेज में वो वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। मतलब इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, परसेंटेज पे आएगी। चल ठीक, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कुछ इकाई सेल के प्रकार के बारे में। एससीसी, सेकेंड बीसीसी, थर्ड एफसीसी, ये 3 मेन होते हैं। हमने आपको चौथा बताया था, उसका नाम था ईसीसी। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें भी 2। ये आप लोग पहले से जानते हैं। अब हम लोग संकुलन क्षमता निकालेंगे एक एक करके, एससीसी में, बीसीसी में, एफसीसी में, इन तीनों में हम लोग निकालेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संकुलन क्षमता का निगमन। वैसे हम याद रखते हैं एससीसी में कितना आएगा, अभी सॉल्व करने पर आप लोग देखेंगे। एससीसी में आएगा 52.4%। ठीक, बीसीसी में ऐसे कुछ आएगा, एफसीसी में आएगा, सब आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक एक हम लोग इसका निगमन करते हैं, प्रूव करते हैं। चलो ठीक, अब इसको मिटा देते हैं। आप लोग संकुलन क्षमता का ये जो सूत्र है इसको नोट कर लें।
अब पहले हम देखेंगे संकुलन क्षमता एससीसी में। किसमें? एससीसी में। सरल या, आप लोग नाम जानते हैं, इसका नाम है सरल या आद्य या मूलभूत इकाई से, शॉर्टकट में हम कहते हैं एससीसी, तो शॉर्टकट में वो लिखते हैं एससीसी की संकुलन क्षमता, एससीसी की संकुलन क्षमता मीन्स पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससीसी, मतलब सरल घनीय इकाई सेल में अवयवी कणों द्वारा कितना आयतन घेरा गया होता है। ठीक, इसी को हमको निकालना है। इसमें एससीसी की संकुलन क्षमता हम लोग निकालने चलते हैं। यार जब वीडियो हम लोग देखते हैं एससीसी में संकुलन क्षमता, तो पहले हम लोग को याद होगा, आप लोग भी तैयार जरूर किए होंगे कि एससीसी में अवयवी कण कहाँ होते हैं। एससीसी में अवयवी कण केवल और केवल इकाई सेल के कोने कोने पर उपस्थित होते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था जो एससीसी के कोने पर अवयवी कण होते हैं, क्रमागत अवयवी कण एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। आप फिगर से देखें, आप लोग इतना तब जरूर तैयार कर लिए होंगे। एससीसी का फिगर कैसा होता है, बीसीसी का कैसा होता है, एफसीसी का कैसा होता है, ईसीसी का कैसा होता है। ये देखिए, ये आपका कोना है जिस पर अवयवी कण उपस्थित है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? क्रिस्टल या सॉरी जालक बिंदु कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये अब ये चूंकि एससीसी है तो इसमें अवयवी कण कहाँ उपस्थित होंगे? केवल और केवल कोने पर। लेकिन ये दर्शाने का तरीका है। वास्तव में अभी हमने आपको बोला कि जो ये अवयवी कण कोने पर उपस्थित होते हैं, ये कैसे होते हैं? गोलाकार। और ये जो क्रमागत है, मतलब इसके जस्ट बगल वाला और इसके ये जस्ट बगल वाला एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे, स्पर्श करेंगे। तो देखो वास्तव में कैसे होता है, ऐसे कुछ ऐसे, एग्जैक्ट नहीं बोला लेकिन फिर भी आप लोग समझने की कोशिश करें। ये मतलब टच करेगा ये। ठीक, अच्छा ये गोलाकार में सेम नहीं लग रहा क्योंकि हमने ऐसे बना दिया है। ठीक, तो देखो लेकिन ये मतलब ये मान के हम लोग चलेंगे कि दोनों की त्रिज्याएं सेम है। वो कितनी होंगी? स्मॉल आर। तो इसको नाम देते हैं, एक मिनट, हम लोग ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक, मतलब जितने भी होंगे, अगर हम लोग यहाँ बनाए तो ये वाला भी इसको टच करेगा ऐसे, यहां बनाए तो ये वाला भी ऐसे टच करेगा, और ये दोनों भी टच करेंगे। ठीक, तो हम इसको ज्यादा फिगर को खराब ना करते हुए आगे समझते हम लोग, बस ये आप समझे। अब हम मान लो कि ए बी सी डी, किसको? ए बी सी डी को हम लोग अलग ले, ऐसे पकड़ के अलग कर लिए। ठीक, अब इसके बाद समझेंगे थोड़ा सा। यहां पे करते हैं, ये ए हो गया, बी सी और डी, हर जगह भी कर देख तो बनाते हैं हम लोग। ये और ये। अब ये बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि ये समान है। सबकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर है। ठीक, अच्छा घन है तो घन की जो सारी भुजा होती है सबकी लंबाई क्या होती है? सेम होती है। तो हम लेट कर लेंगे कि जो ये घन है इसके भुजा की लंबाई मतलब इकाई सेल वो कितना है? स्मॉल ए। ठीक, ओके। और जो आपका ये गोला है मतलब अभिकर्ण है, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो यहाँ तक क्या हो जाएगी? स्मॉल। अच्छा, ये ऐसा आपको लेट करना है इसमें कि जो ये गोला है इसका जो केंद्र है वो कहाँ होगा? इस कोने पर। ठीक, ओके। ऐसे इस गोले का केंद्र कहाँ होगा? इस कोने पर, यहाँ। इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? स्मॉल आर। ठीक, ये कहां से कहां तक? जहां ये दोनों क्या करेंगे? आप टच करेंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? स्मॉल आर। ओके, अच्छा आप लोग इस चित्र को देखें। ये चित्र मान लो आपका ए है, ठीक, ए है।
क्या रहने तो कोई दिक्कत नहीं, समझो आप लोग को। ये चित्र आपका ए है। अच्छा इसमें ध्यान देना, अगर हम पूछे ए बी भुजा की लंबाई कितना है तो आप क्या कहोगे? ए। ठीक। अच्छा क्या ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर आर प्लस आर, लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे, अब देखो इसे पूरा लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज एक बार बोल दे रहे हैं आप लोग, सुन ले, लिख लेंगे। आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सरल घनीय इकाई सल में अवयवीकरण केवल और केवल कोने पर उपस्थित होते हैं तथा क्रमागत गोले परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं चित्रानुसार। ठीक, आप ये बना देंगे और ये दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसमें लिखेंगे आप लोग कि माना प्रत्येक गोले की त्रिज्या स्मॉल आर, अथवा ये भी लिख सकते हैं कि माना प्रत्येक गोले का आकार क्या है? समान। ठीक, और जो आपका इकाई सेल है उसके भुजा की लंबाई कितना है? स्मॉल ए। ठीक, इतना आप लिख देंगे, उसके बाद फिगर बना के हम आगे कर रहे हैं। इसमें हम लिख सकते हैं ये चित्र के अनुसार, क्या ए बी इक्वल स्मॉल ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि ए बी जो है ये एक इकाई सल की भुजा है और इसकी लंबाई कितना है? स्मॉल है। ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 1। ठीक, अच्छा आप क्या ये भी लिख सकते हो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, मतलब ये प्लस ये बराबर ये। ठीक, बिल्कुल, इसको समीकरण नंबर क्या मान लो आप? 2। तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। ए बी इक्वल 2, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लो। अब देखो यदि कोई दो समीकरण है उनका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या अपने आप हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ए बी इक्वल कितना है? स्मॉल ए। ये भी कितना है? स्मॉल ए। ठीक, अब इन समीकरणों में देखेंगे एक पक्ष बराबर है ए बी बराबर ए बी, तो इनका दूसरा पक्ष भी अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एक पर कितना हो जाएगा? 2r। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। मतलब जरूरत पड़ने पर हम यूज कर सकते हैं a इक्वल कितना? 2r, अथवा r इक्वल a/2। क्या कर सकते हैं कि सरल घनीय इकाई सेल में जो इकाई सेल का भुजा की लंबाई होती है वो गोले के त्रिज्या की कितनी होती है? दुगनी होती है। ठीक, अच्छा इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, r इक्वल a/2। अच्छा इसको कहते क्या है? अथवा करके भी लिख सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है कि एससीसी में यदि घन मतलब इकाई सेल के कोर की लंबाई a है और गोले की त्रिज्या r है, दोनों में संबंध का सूत्र क्या होगा? r बराबर a/2। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आए हैं, अभी आएगा बीसीसीएफ से तो उसमें भी आएगा। ठीक, तो आप चाहे ये लिख लो, चाहिए दोनों एक ही चीजें हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी मतलब संकुलन क्षमता। कुछ देर पहले हम लोग फार्मूले को पढ़ चुके हैं। ठीक, ओके, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, इस वाले फिगर को। हम लोगों ने रिजल्ट प्राप्त कर लिया ए बी इक्वल 2r। इस वाले फिगर को भी हम मिटा दे रहे हैं। अब केवल संकुलन क्षमता को निकालना है। इस रिजल्ट को हम लोग रखेंगे, अभी आगे इसका यूज हो। ठीक, पैकिंग एफिशिएंसी एससीसी में संकुलन क्षमता सूत्र लगाते हैं। सूत्र था प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन बटे इकाई सेल का आयतन गुणे 100। तो अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां हम लोग करेंगे 100 100। अच्छा इकाई सेल कैसा होता है आकार में? कैसा? क्यूबिक, घनीय। तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा क्यूब। ठीक, तो हमने इस फिगर में जो अभी कुछ देर पहले बना था उससे हमने माना था कि इकाई सेल के कोर की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई कितनी है? a। आयतन कितना हो जाएगा? a क्यूब, मतलब यहां लिख देंगे a क्यूब। ठीक, ऊपर होता है प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। तो ये अब बताओ आप लोग कि एससीसी में अवयवी कणों की संख्या अर्थात गोलों की संख्या कितनी होती है? 1। आपको पिछले क्लास में निकाल के हमने बताया था। तो हो जाएगा 1 गुणे, अब प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन, तो गोलों की संख्या कितनी हो गई? 1। आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, ओके, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको।
ये हो जाएगा 4, 3 नीचे आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप चाहो 22/7 या 3.14 भी रख सकते हो, चलो हम यही रख रहे हैं, सॉरी r³। ओके, अब ये देखो आप लोग, ये नीचे है डिनोमिनेटर में हर में a³, तो a की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, समीकरण 3 को देखते हुए क्या a की जगह 2r रख सकते हो, बिल्कुल। तो आप a की जगह पर क्या रख दो 2r और उसके ऊपर क्या लगा दो क्यूब इंटू 100। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये अभी से रहने दो, मल्टीप्लाई ना करो आप लोग, या तो करा लो, रहने दो कोई दिक्कत नहीं, अभी कैंसिल करने के बाद करा लेते हैं। ये कैलकुलेशन ही सिंपल है। ये 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और r के पावर 3 कितना हो जाएगा क्यूब, r³। तो आप देखो कि r³ से r³ कैंसिल इंटू 100, और कुछ कैंसिल हो तो सॉल्व कर लो। 4 2 जा 8, 4 दूना 8, 11 दूना 22, मतलब देखो बचा क्या 11/3 इंटू 7 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर यह आएगा 52.36। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिखते हैं, किसमें अप्रॉक्स में लगभग लिख लेते हैं, यह आएगा 52.4। और हम आपको बताए थे कि पैकिंग एफिशिएंसी किसमें होती है, परसेंट में होती है, तो इसको ये भी लिख सकते हो 52.4%। तो आप ये कह सकते हो कि एससीसी में संकुलन क्षमता कितनी होती है 52.4। पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी इक्वल 52.4%। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना, ठीक। तो ये देखो क्या निकला, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% का मतलब कि एससीसी में सरल घनीय इकाई सेल में जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक होता है उसमें अवयवी कण द्वारा कितना स्थान घेरा गया होता है 52.4%। ये बहुत मतलब कहते हैं ये विकल्प में ऑप्शन में पूछ सकता है, अगर लंबी मतलब लॉन्ग आंसर पूछेगा तो पूरा डेरिवेशन ही पूछ सकता है, ठीक। मतलब अगर पूरा उसका आयतन 100% है तो उसमें से 52.4% किसने कवर किया होगा, अवयवी कणों ने, गोलों ने, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका, लेकिन इसमें एक और पूछ लेता है कि एससीसी में कितना परसेंट आयतन खाली है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर 52.4% आयतन भरा है तो खाली निकालना तो कितना करेंगे हम लोग 100 में से 52.4% घटा लेंगे, तो यहाँ रिजल्ट हम लिख सकते हैं, हम लोग, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे कि एससीसी में संपूर्ण क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थान का प्रतिशत, 100 माइनस 52.4%, ठीक। आप इसको सब्ट्रैक्ट करो कि कितना आएगा, चलो ठीक है बता दे रहे हैं एक बार, कुछ लोगों का हो सकता है डाउट हो, चलो देख लेते हैं। 6 आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा देख लो फिर से, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा 9, 5 4, 47.6%। इतना परसेंट भाग क्या रहता है, रिक्त रहता है, खाली रहता है, ठीक। ओके, आप लोग इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। बीसीसी में अभी हम लोगों ने देखा कि एससीसी में संकुलन क्षमता कितना होता है 52.4%, मतलब एससीसी में कितना परसेंट भाग अवयवी कण अर्थात गोलों द्वारा घेरा गया होता है, भरा गया आयतन होता है, तो 52.4%। कितना परसेंट रिक्त होता है, खाली होता है, तो 47.6%। बाकायदा हमने प्रूविंग से देखा। एससीसी में अब हम लोग देखते हैं बीसीसी में संकुलन क्षमता। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सर, काय केंद्रित घनीय इकाई। बीसीसी में संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी, ये आपका इंपॉर्टेंट है एससीसी से ज्यादा, और इसमें थोड़ा आपका दिमाग लगेगा अच्छा खासा। तो अच्छा, पहले आप लोग ये बताएं कि बीसीसी में अवयवी कण गोले होते कहाँ कहाँ हैं, तो आप लोग जानते हैं बीसीसी में गोले कोनों के साथ साथ
उसके केंद्र पर, उसके मतलब किसके, इकाई सेल के केंद्र पर भी होते हैं और साथ साथ कोने पर भी होते हैं। तो इसका हम फिगर बनाते हैं। आप लोग देखें बकायदा फिगर। इसमें फिगर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आपको 3D एज्यूम करना पड़ेगा, कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब इसमें कोने अवयवी कण कहाँ कहाँ होते हैं, कोने पर और एक घन के केंद्र पर। तो घन का केंद्र कहाँ होगा, आप लोग जानते होंगे, इस इकाई सेल के इस घन के चारों विकर्ण जहां एक दूसरे को कट करेंगे वो क्या होगा, घन का केंद्र होगा। जैसे आप लोग इसमें देखें, इसमें 4 विकर्ण होंगे, 4 विकर्ण जहां मतलब अगर इसको ओपन करें तो इसके बीचों बीच चारों विकर्णों का जहां प्रच्छेद बिंदु होगा वहीं पर क्या होगा, घन का केंद्र। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे कि घन का केंद्र कहाँ है, यहाँ है, ठीक ना। अब ये 3D फिगर बोल चुकी है, 2D है, वास्तव में 3D फिगर है, तो आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आप लोग इसमें देखेंगे ध्यान से, एससीसी में क्या था, जो कोने कोने के अविकर्ण होते एक दूसरे को स्पर्श करते, लेकिन बीसीसी में ऐसा नहीं होता है। बीसीसी में ध्यान से देखो, ये कोना ध्यान से देखेंगे, जैसे इसमें देखेंगे पहले, ये मान लो इकाई सेल आपका जस्ट यही है, तो इस कोने पर जो अविकर्ण होगा, ठीक, ये कोना मान लेते हैं, ये कोना मान रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये वाला कोना इस उंगली की तरफ देखें, यहाँ पर जो गोला होगा और जो इसके जस्ट विकर्ण पर कोना होगा ये वाला, इसके यहाँ पर और घन के केंद्र, ये तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। फिर से देखेंगे, ये वाली उंगली, ये वाली जो उंगली आप है, ये वाले देखेंगे, ध्यान से देखेंगे दोनों, इस पर जो गोला होगा और इस पर जो 2 गोला होगा, ठीक, एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक बीच में घन का केंद्र होगा, तीनों ऐसे, ये मतलब विकर्ण आएगा, और ये जहां तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। फिगर में अगर हम थोड़ा सा बनाए तो आप लोग देखिएगा, कोशिश करिएगा थोड़ा, कैसे, मान लो ये जो घन का केंद्र, इस पर एक गोला है, हम ऐसे बना रहे हैं, हम केवल 3 दिखाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक जस्ट इसके अपोजिट ये वाला यहाँ पर, ठीक, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे फैलाएंगे, मान लो कि इसको थोड़ा आगे खींच ले, तो ये और ये, ठीक, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ है ऐसे, ओके, ये कि यहाँ है, इसको स्पर्श करता हुआ। अब ये साइज में थोड़े छोटे बड़े लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सब बराबर होते हैं, ठीक। अब एक यहाँ पर ऐसे, मतलब ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला तीनों दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। फिर से ध्यान से देखें, समझ, ये इसमें समझने वाली चीज है। ये आपका इकाई सेल है, ये मान लो हमने माना था कि यहाँ पर जो गोला होगा और यहाँ पर होगा और घन का केंद्र, तीनों दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श, मतलब जो यहाँ से विकर्ण जाएगा और यहाँ पर मिलेगा, ये तीनों पे जो गोले उपस्थित होंगे, ये तीनों दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, ठीक है ना। ये वास्तव में लग रहा है किसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं यार, ये इसके अंदर है, क्योंकि 2D फिगर इसलिए थोड़ा सा क्लियर उतना नहीं दिख रहा, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम सेम चीज मानेंगे, इसमें भी हम लोग मानेंगे कि जो आपका ये इकाई सेल है, इसके कोर की लंबाई कितना है, स्मॉल ए है, ठीक, हम यहाँ साइड में लिख देंगे कितना है, स्मॉल ए, ओके। अच्छा, जो गोला होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर, लेट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हमको बताएं आप लोग, क्या यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या। यहां से लेकर यहां भी कितना होगा, स्मॉल आर, क्योंकि ये भी गोले की क्या है, त्रिज्या है। और यहां से लेकर यहां भी कितना होगा, स्मॉल आर, क्योंकि ये भी गोले की क्या है, त्रिज्या है। और यहां से लेके यहां तक, ठीक। अब ये थोड़ा सा ऐसे हम यहाँ थोड़ा बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। ये भी कितना है, स्मॉल आर है, क्यों, क्योंकि ये भी गोले की क्या है, त्रिज्या, ठीक। मतलब ये जो यहाँ से विकर्ण निकलेगा और यहाँ टच करेगा, ठीक है। थोड़ा सा फिगर उतना अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा इसको इधर होना चाहिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं।
आप लोग बस इससे थोड़ा समझ जाए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इन दोनों विकर्ण जो होगा, ठीक, इन दोनों से जाता हुआ जो विकर्ण होगा और घन का केंद्र, ये तीनों गोले एक दूसरे को क्या करेंगे, तीनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे परस्पर। तो ये आर, ये आर और ये आर और ये, ठीक। अब इसका हम थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, ठीक। इसको मान लो हम ए नाम देते हैं, इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, बी, इस वाले को सी, इस वाले को डी, इसको ई, इसको एफ, ओके, और इसको जी और इसको एच। अच्छा, इकाई सेल में कितने प्रकार के विकर्ण होते हैं, 2 प्रकार के हमने बताया था। फिर से देखें आप लोग, एक जो अपोजिट ऐसे ऐसे मतलब इस टाइप, इन दोनों कोनों को मिलने से जो बनेगा वो घन का विकर्ण होगा। और फलक का विकर्ण क्या होता है, ऐसे मान लो कि ये फलक है, ऐसे मिला दे और ऐसे मिला दे, तो ये एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये, तो ये फलक का विकर्ण है, फेस का डायगोनल है, ठीक। और ये वाला जो है, जो अपोजिट कोनों को मिलाने से बनेगा वो घन का विकर्ण होगा, ठीक, इकाई सेल का डायगोनल होगा। ओके, अगर हम कहें H को C से मिला दें, किसको, H को C से, तो ये कौन सा विकर्ण होगा, ध्यान से देखेंगे, बड़ा आसान है, देखो ध्यान से यार। ये वाला जो आपका नाम है HGCD, ये मान लो सबसे नीचे वाला, ठीक ना, ये सबसे आपको नीचे वाला, ये देखो आपका, इसको लेट कर लो कि ये D है, ये देखो ध्यान से, इसको D लेट कर लो, इसको C, इसको H और इसको G। तो अगर H को हम C से मिलाएं, मतलब देखो ऐसे, ये H को C से मिलाएं, तो ये कौन सा विकर्ण बनना है, फलक का विकर्ण ना, क्योंकि ये फलक है और ये ऐसे बनाएंगे तो फलक का विकर्ण हो जाएगा। तो इसको थोड़ा डॉटेड कर दें, मतलब ऐसे ऐसे, इसकी जरूरत पड़ेगी ये भी प्रूविंग में, इसलिए आपको हम बना के दिखाना है, ठीक। अगर कोई HC क्या है, तो HC एक विकर्ण है लेकिन फलक विकर्ण है। अच्छा, वो किस फलक का विकर्ण है, DCGH का विकर्ण है, ठीक। ओके, हम लोग अब आगे देखते हैं। चलो, सेम चीज, इकाई सेल के कोर की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई a और जो गोल है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, r। इतना हम लोग लिखेंगे, पूरा लैंग्वेज में लिख लेंगे। अब ये चित्र आपका बन गया, चित्र बना लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, देखो ध्यान से। अभी ये सीसी हम लोग संकुलन क्षमता निकाले थे, तो संकुलन क्षमता तब तक नहीं आप निकाल पाएंगे जब तक स्मॉल a और स्मॉल r में आप संबंध नहीं निकालेंगे। किसमें ध्यान दे, स्मॉल a और स्मॉल r में जब तक आप संबंध का सूत्र नहीं निकालेंगे आप संकुलन क्षमता फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों, जब ये दोनों में संबंध आएगा तो एक इकाई सेल का आयतन जो गोले का आयतन उसमें 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट होकर कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप संबंध नहीं निकाल पाओगे तो कैंसिल नहीं होंगे। तो हमारा फोकस है इस पे क्या करना, संबंध निकालना, किसमें स्मॉल a और स्मॉल r में, ठीक। ओके, देखो ध्यान से देखते हैं। अगर हम पूछें इस फलक में, ध्यान देना, फलक लिख रहे हैं हम, आप लोग पूरा डेरिवेशन पहले लिख लेंगे हम, ठीक है, कि माना ये BCC है, इसमें विकर्ण यहाँ होते हैं, इसमें एक कोना और घन का केंद्र और ये तीनों विकर्ण स्पर्श करते हैं, पूरा आप लोग लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक। ध्यान समझ, हम लिख रहे हैं, कोई एक फलक उठा सकते हैं इस निगमन में, इस प्रूविंग में ये वाला फलक उठाते हैं, लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, मतलब चित्रानुसार, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो प्रश्न आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्रानुसार, इस चित्र के अनुसार फलक HGCD में, ध्यान देंगे आप लोग, HGCD कहाँ है, HGCD, इसमें हम लोग कुछ वर्क करने चल रहे हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम पूछें HG की लंबाई कितना होगा, कहोगे स्मॉल a, क्यों, क्योंकि ये पूरा घन है, घन में 12 भुजाएं होती हैं, 12 की 12 भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये a है तो ये भी ये है, और HG भी क्या है, इस इकाई सेल का एक कोर है, मतलब भुजा है। अगर इसकी लंबाई a है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, स्मॉल a होगी, सेम होगी। तो HG की लंबाई a, अगर हम पूछे HD की लंबाई वो भी a, हम पूछे DC की लंबाई तो वो भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। देखिए जब पूछ ले CH की लंबाई तो हमको निकालना पड़ेगा, वो a नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये
ना तो इस इकाई सेल की भुजा है, ना तो ये गोले का क्या है, त्रिज्या है। मतलब ये कि विकर्ण हो, कौन सा विकर्ण, फलक का विकर्ण, तो इसको निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये मान लो आपका इकाई सेल है, सेम यही आपका फलक है HGCD, ये आपका पूरा है, ठीक। अब इसमें फलक का विकर्ण ये है, ऐसे गया है, ठीक। तो यार ध्यान दो हमको, ये A है, ये भी ये है, ये ऐसे गया, तो क्या ये वाला एंगल 90 होगा, होगा ना। तो ये बनेगा एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज हम पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं, ठीक। ओके, तो लगाते हैं हम लोग। हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल HDC में। अब एक बात यहाँ पे देखें, ये थोड़ा फिगर देखने में लगेगा कि ये कैसे 90 है, चूंकि भाई सही बात है, इसको देखने पर नहीं लग रहा है ये 90 है, लेकिन इसको जब 3D में देखेंगे, आप इससे देखें ना, ये है आपका, ये आपका फलक का विकर्ण, ऐसे खींच दो, फिर ये भुजा और भुजा के दोनों के बीच कितना एंगल होगा यार, 90 तो होगा ना। मतलब ये कैसा है, समकोण। आपको यहाँ नहीं, आप जहां बैठो आप कमरे को जूम कर लो, एक छत ले लो, या मान लो इसे आप छत है, छत को सेट कर दो बीचों बीच, और देख लो कि क्या होगा, 90 एंगल होगा, ठीक। चलो, समकोण, समकोण त्रिभुज HDC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें आपका कर्ण कौन, हाइपोटेन्यूज कौन, CH, तो लिखेंगे CH का स्क्वायर इक्वल, ठीक। अच्छा, आपका लंब कौन है, इसको लेट कर लो, HD को, HD का स्क्वायर, ठीक। आधार DC या CD, कोई दिक्कत नहीं, ये इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्या, कैसे, देख लो फिर से, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक। CH, क्या आपको देखो इसमें जिसकी जिसकी वैल्यू आपको पता है उसकी वैल्यू आप लिखो। CH की वैल्यू कितना है, CH नहीं पता यार, तो ये हो जाएगा CH ही। HD की वैल्यू पता है यार, HD की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये इकाई सेल के कोर की लंबाई है, तो HD की वैल्यू कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग A का स्क्वायर। CD क्या है यार, CD भी तो इस इकाई सेल की एक भुजा है, उसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी, A, तो A का स्क्वायर। देखो CH इक्वल कितना हो जाएगा, CH का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर। CH इक्वल कितना हो जाएगा, √2A, प्लस माइनस का होगा, लेकिन चूंकि दूरी माइनस होती नहीं, तो कितना आ जाएगा, CH इक्वल √2A। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। CH इक्वल कितना आपका आ गया, √2A। अब देखो ध्यान से यार, CH है क्या, फलक का विकर्ण है, ठीक। क्या अभी स्मॉल r और स्मॉल a में संबंध आप निकाल पाए, नहीं निकाल पाए, लेकिन अभी थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ गया है, तो इसको हम लोग, आप लोग ध्यान से नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें, और एक बार इसको पुनः देख लें, ताकि आगे आप लोग देखें तो क्लियर समझ में आए। हम लोग फाइंड कर चुके हैं CH इक्वल √2A, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। अभी हम लोगों ने लगभग आधा काम कर लिया है, आधा काम और आपका बचा है। CH इक्वल √2 है। अच्छा, इसको निकाले क्यों, इसका बड़ा काम है, ध्यान से देखते हैं। अब एक समकोण त्रिभुज और बनेगा, इसको उठा के समझते हैं, फिर इससे समझेंगे। क्योंकि इसमें अगर हम आपसे बोल दें त्रिभुज FHC एक समकोण त्रिभुज है, क्या आपको लग रहा है, आधे लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। FHC एक भुजा, दो भुजा, और एक ये विकर्ण आएगा, यहां से ऐसे थोड़ा सा ये इधर हो गया, बट ऐसे आप लोग थोड़ा एज्यूम कर लो कि ये ऐसे आके इस कोने पर मिला है, तो ये विकर्ण हो जाएगा। लेकिन देखो इससे आप अभी लग जाएगा आपको कि हाँ ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, ठीक। देखते हैं, ये आपका कोना है, ये आपका है, ठीक। यहां से एक विकर्ण आया है बीचों बीच, यहाँ टच किया है, मतलब वो घन का विकर्ण है, इन ऐसे दोनों कोने को मिलाने से, ठीक। ओके, ये आपका कर्ण हो गया, ठीक।
अच्छा ध्यान से देखेंगे, इसके जो नीचे भुजा है देखना एफ एच, तो आप ये जो कर लो कि ये आपका क्या है एफ एच है, ठीक। और ये आपका क्या रहेगा, ये वाला जहां ये मिला है ये सी है, तो क्या एच सी को मिलाने वाला ये कैसे होगा, जैसे देखो इसके एच सी वाला, तो बड़ा आसान है देखना, ये आपका जो विकर्ण हो गया ये आपका हो गया कर्ण, ठीक। आपका जो ये वाली साइड हो गई ये आपकी क्या हो गई लंब, और इस वाली साइड को इस वाले साइड से मिलाने वाली क्या हो गई आधार। तो क्या आपको ये लग रहा है कि समकोण त्रिभुज है? बिल्कुल है यार, देखो ध्यान से, ये लंब ये आधार और यहां से यहां मिलाने वाला कर्ण, तो यहां पर जो एंगल बनेगा आप लोग कितना जानते हैं कि जो घन होगा, घन के यहाँ ये जो एंगल होता है अंदर वो कितना होता है 90 डिग्री। तो ये एक प्रकार से जो आप कहेंगे ना कि ये एंगल कितना होगा ये, तो ये होगा 90। अब यहाँ बना नहीं रहे हैं तो आप मान लो या देख लो, फिर से एक बार समझ लो कि एफ एच सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज। फिर से एक बार समझा रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखें। ये मान लो ये वाली उंगली आपकी एफ पॉइंट है, ठीक। ये मान लो आप एच है और ये मान लो आप सी है, ठीक। तो क्या एफ सी को मिलाने से घन का विकर्ण बन जाएगा? बिल्कुल बन गया, ओके। एफ एच को मिलाओ तो क्या लंब हो गया, बिल्कुल। और एच और सी को मिला दो तो क्या बन जाएगा आपका ये आधार। तो आधार ऐसे है, लंब ऐसे है और कर्ण ऐसे आया है, तो क्या समकोण त्रिभुज हो गया? बिल्कुल, ध्यान से देखेंगे। अब समकोण त्रिभुज है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज एफ एच सी में पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय है, अप्लाई करते हैं। इसमें आपका कर्ण कौन है? एफ सी, तो हो जाएगा एफ सी का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर मतलब एफ एच का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब एच सी का स्क्वायर, ठीक। एफ सी की क्या आपको वैल्यू पता है? सोचो, पता है? नहीं तो अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे पता है लेकिन थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं। एफ एच की वैल्यू, एफ एच बिल्कुल ये आपके कैसल के कोर है, भुजा है, तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा ए। अच्छा तो क्या आपको एच सी की लंबाई पता है? जी हाँ, अभी आप देखो समीकरण नंबर 1 जो हमने ऊपर लिख रखा है, एच सी या सी एच की लंबाई कितनी है? अंडर रूट 2a, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2a, ठीक। एफ सी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, 2 + 1 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक। एफ सी का होल स्क्वायर, एफ सी इक्वल कितना आएगा? अंडर रूट 3a। अच्छा हम लोग पढ़े हैं यार, ये चीज इतना हम लोग निकाले हैं, इतना हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। यदि किसी घन के भुजा की लंबाई a है तो उसके विकर्ण की लंबाई कितना होगा? अंडर रूट 3a। उसी को निकालने के लिए हम लोग कितना मेहनत किया, लेकिन चूंकि इसका निगमन करना था, डेरिवेशन करना, तो निकालना जरूरी है। ध्यान से देखो एफ सी क्या है? घन का इस इकाई तल का एक विकर्ण है, उसकी लंबाई कितनी आ गई? अंडर रूट 3a। यूनिट चाहे जो सेंटीमीटर इंच कोई दिक्कत नहीं, वो तो अलग की बात है, ठीक है ना। एफ सी पर कितना आ गया? अंडर रूट 3a। आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया, ठीक। अभी भी आप लोग यफ मतलब ए और आर में संबंध नहीं निकाल पाए, लेकिन संबंध निकालने के बहुत करीब है, ध्यान से देखें आप लोग। अच्छा एफ सी इक्वल अंडर 3 हो गया। एक चीज और देखें, एफ सी इक्वल और क्या लिख सकते हो? एफ सी इक्वल क्या? आर 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 और आर, मतलब ध्यान से देखो, 1 आर 2 आर 3 आर और 4 आर, मतलब आप चित्रानुसार, ठीक, चित्र से आप लिख सकते हैं चित्रानुसार एफ सी इक्वल, ध्यान से देखें, 1 आर 2 आर 3 आर और ये 4 आर, एफ सी इक्वल 4 आर, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर आप क्या मान लो? 3 मान। तो समीकरण 2 और 3 देखो, दोनों के एक एक पक्ष क्या होंगे? एक एक साइड इक्वल होंगे, तो उन दोनों के मतलब दूसरे साइड तो क्या हो जाएंगे? अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो ये आप लिख सकते हैं आप समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से क्या हो जाएगा आपका? 4r इक्वल अंडर रूट 3। तो ध्यान से देखना,
आर इक्वल कितना होगा √3a/4। इस पे भी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पहला ऑब्जेक्टिव बनता है कि बीसीसी में यदि गोले के अवयवी कण की त्रिज्या r और कोर की लंबाई a है तो स्मॉल r और a में संबंध का सूत्र क्या होगा। तो आप लोग याद कर लेंगे, स्मॉल r इक्वल √3a/4। कोई दिक्कत है किसके लिए है, बीसीसी के लिए। ओके, बीसीसी में स्मॉल r इक्वल कितना आ गया √3a/4। इसको समीकरण हम लोग क्या लेट कर लेंगे, 4 लेट कर लेंगे। इतना आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो को पॉज करके, चाहे जैसे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स में हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया, जो हमने आपको शुरू में बताया था। जब तक स्मॉल r और स्मॉल a में संबंध का सूत्र नहीं आएगा, आप डेरिवेशन में संकुलन क्षमता नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा स्मॉल r और स्मॉल a में संबंध का सूत्र, आप संकुलन क्षमता हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। पैकिंग इफिशियंसी इन बीसीसी। चलो अब ये बताओ, फार्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न है। इंटू 100, नीचे क्या होता है, इकाई सर का आयतन मतलब भुजा की लंबाई a, तो कितना हो जाएगा a3। ऊपर देखना है, यहाँ होता प्रत्येक गोले द्वारा घेरा गया आयतन। अब बताओ बीसीसी में गोलों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। और आयतन कितना होता है गोले का 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, अगर 1 होता है तो 1, 2 होता है 2, 3 होता है 3, 4 होता है 4, जितना होगा अवयवी कणों की संख्या उतना लिख देंगे। अगर एफसीसी होता तो यहाँ कितना लिखते हैं हम लोग 4, क्यों, क्योंकि एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 4। अब इसी को सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। चलो ए की वैल्यू बताओ आप लोग। अब इसमें चाहे जो आप रख सकते हो, चाहे आर की वैल्यू रख सकते हो, चाहे ए की वैल्यू रख सकते हो, कैंसिल दोनों को होना है। तो हम किसकी वैल्यू रख दें इसमें, चलो ए की वैल्यू रखते हैं। तो अगर यही समीकरण 4 से ही आप फार्मूला ये याद रखना, ज्यादा आपको ये लर्न करने में आसानी रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग चाहे आर की वैल्यू रख दो तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। चलो आर की वैल्यू रखते हैं, आर की वैल्यू रख लेते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये 2 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 3 आपका यहाँ जाएगा, ए क्यों पैसे रहने दें, नहीं कैंसिल करते आर की जगह पे। अच्छा, पाई की वैल्यू 22/7, ओके, इंटू 100 करते हैं। आर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। आर इक्वल √3a/4 है, तो ध्यान से देखना √3a/4 का क्या रहेगा भाई, होल क्यूब रहेगा। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से केवल सॉल्विंग है और कुछ नहीं ज्यादा। तो ये कितना कर दें, 8 दूना 16 गुणे 22। चलो ठीक है, बाद में कैंसिल करते हैं। अब √3 का क्यूब क्या होगा, तो ध्यान से देखो, आप लोग पढ़े हो मैथ, नहीं तो फिर देख लो। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तीनों का, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर हो गया, फिर से देख लेते हैं। 4 2 जा 8, ये a क्यूब, ये आपका 22 का 22/7, इसकी वैल्यू 3 × 7, ठीक, और ये इंटू 100। आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, रख लेते हैं यहाँ पे √3a का होल क्यूब, √3a/4 का होल क्यूब इंटू 100। ओके, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आएगा इन दोनों का स्क्वायर रूट 9, ठीक है ना, सॉरी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपको स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 9 इंटू ये, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब वर्गमूल 3 आएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/3, ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हुए ऐसे रहने दो, इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर अभी डाटा बहुत आराम से निकल जाएगा। इतना कर लें, 7 × 21, ये मल्टीप्लाई से ताकि कुछ कैंसिल हो जाए। तो देखो यहां पर आएगा 3/√3, और a का क्यूब क्या हो जाए, a क्यूब। देखो ये क्यूब कैंसिल होने के लिए रेडी है। 4 का क्यूब क्या होगा, 4 × 4 × 4 64, और गुणे कितना हो जाएगा 100। ये क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्व कर लो यार, 8 × 8 = 64, ठीक। ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो 1 मिनट हम वीडियो आपको समय दे रहे हैं, आप खुद इसको सॉल्व करें।
क्योंकि आप चाहे इधर लगा तो चाहे इधर। मतलब देखो ध्यान से, बीसीसी में संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी कितनी आएगी? 68%। इसका मतलब जो बीसीसी में होता है वो गोलों द्वारा घेरा गया आयतन पूरे क्रिस्टल जालक के आयतन का कितना परसेंट होता है? 68%। मतलब बीसीसी में 68% जो आयतन होता है वो भरा होता है गोलों द्वारा, और जो रिक्त स्थान होता है वो कितना होगा? आप घटा लो तो कितना आएगा? 32%। तो आप यहां नोट करके लिख सकते हो, बीसीसी में रिक्त आयतन का प्रतिशत इक्वल 32%। कैसे? 100 माइनस 68 कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो आप देखें कि एससीसी में संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4%। तो रिक्त स्थान कितना होगा? रिक्त स्थान का प्रतिशत कितना होता है? आप घटा लेंगे 100 में से, कितना आ जाएगा आप लोग अभी देखेंगे। ठीक, ऐसे आप लोग, ये बीसीसी है, बीसीसी में संकुलन क्षमता कितनी आती है? 68%। अगर कोई पूछे कि बीसीसी में रिक्त स्थान की प्रतिशतता कितनी है, तो आप 100 में से 68 को घटा लेंगे, जो भी आएगा उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप एससीसी के संकुलन क्षमता और बीसीसी के संकुलन क्षमता देख लिया है, आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। एससीसी बहुत आसान है, थोड़ा बीसीसी को एक दो बार खुद से फिगर बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिए।